ये सवाल एकदम जरूरी और महत्वपूर्ण है। ये बात ठीक है कि एक इंजीनियर के पास रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, कुछ की सुविधा ना हो, काम ना हो, तो हम क्या करें। लेकिन अगर पूरे देश के पास से रोटी ना हो, रोजी ना हो, कपड़ा ना हो, तो देश क्या करे और इंजीनियर को कहां से रोटी रोजी और कपड़ा। जब हम ये बात कहते हैं कि अगर मेरे पास रोटी रोजी कपड़ा नहीं तो मैं कैसे कुछ करूं, तो हमें ये भी जानना चाहिए इस पूरे मुल्क के पास भी रोटी रोजी कपड़ा नहीं, ये आपको कहां से दे, ये हल कहां होगी बात, तो इसको कहां से हम तोड़े। अगर मुल्क का हर आदमी ये कहता हो कि जब मेरे पास रोटी रोजी कपड़ा होगा तब मैं कुछ करूंगा, तो ये रोटी रोजी कपड़ा आएगा कहां से। क्योंकि मुल्क का पूरा आदमी कहता है कि जब कुछ होगा तब मैं करूंगा, और पूरा मुल्क ऐसा कहता है, तो ये आएगा कहां से। ये मामला ऐसा है कि पूरा मुल्क कोई आसमान में बैठी हुई चीज नहीं, हम सब हैं। और जब हम ये कहते हैं कि पहले हमें रोटी रोजी कपड़ा चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमें रोटी रोजी कपड़ा देने के लिए कोई आसमान से उतरेगा। नहीं, हिंदुस्तान के इंजीनियर को समझ लेना चाहिए कि उसको बिना रोटी रोजी कपड़े के रोटी रोजी कपड़ा खोजने की कोशिश करनी है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। और ये इंजीनियर का ही सवाल नहीं, डॉक्टर का भी यही है, शिक्षक का भी यही है, मजदूर का भी यही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर बुद्धिमत्ता है आदमी के पास, बुद्धिमत्ता का एक ही मतलब होता है कि जब जिंदगी चीजें नहीं दे पाती तो बुद्धि चीजों को पैदा करने की दिशा में फिर भी मार्ग खोज लेती। हम सबकी आदत ये हो गई है जैसे किसी और की जिम्मेवारी है जो पूरा करे, लेकिन कौन जिम्मेवारी पूरा करेगा। और जब एक इंजीनियर को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 20 या 24 साल की उम्र का उससे मुल्क कर देता है, तो ऐसा नहीं कि उसे रोटी नहीं दी गई, कपड़े नहीं दिए गए, शिक्षा नहीं दी गई, उसको सब दिया गया है। 24 साल कुछ कम नहीं होते, उसको सारी शिक्षा दे दी गई है। अब हम उससे आशा करते हैं कि जहां कुछ भी नहीं है वहां वो कुछ पैदा करने की फिक्र करे। ये मैं जानता हूं कि समुद्र पर मकान बनाना हो तो नंगे खाली हाथ से नहीं बन जाएगा, लेकिन समुद्र पर मकान बनाने की योजना खाली हाथ भी बना सकते हैं। और अगर एक बार योजना बन जाए तो वे हाथ भी खोजे जा सकते हैं जो श्रम कर सके, और वे लोग भी खोजे जा सकते हैं जो पैसा दे सके। जिस आदमी ने पहली दफा मोटर की डिजाइन बनाई उसके पास एक पैसा नहीं और खाने को रोटी भी नहीं, और वो जिन लोगों के पास मोटर की डिजाइन लेके गया उन सबने कहा तुम पागल हो, क्योंकि मोटर उसके पहले दुनिया में कभी थी नहीं, कार कभी थी नहीं। जब उसने लोगों से कहा कि बिना घोड़े के और बिना बैल के ये गाड़ी चलेगी, तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वो आदमी घूमता रहा नंगा भूखा और प्यासा, आखिर उसे एक आदमी मिल गया जिसने तैयार हो गया। उसने कहा कि इस प्रयोग कर लेने में कोई हर्ज नहीं, तुम आदमी बुद्धिमान मालूम पड़ते हो, हालांकि काल्पनिक हो, सभी बुद्धिमान आदमी काल्पनिक होते, लेकिन दुनिया से कल्पना में ही सृजन होता। एक आदमी मिल गया जिसने पैसा लगाया, जिसने पैसा लगाया उसके घर के लोगों ने भी कहा कि तुम पागल तो नहीं हो, कहीं दुनिया में कभी कोई गाड़ी चली है जिसमें हाथी घोड़ा बैल कोई भी ना जुटा हो। उसने कहा अब तक तो नहीं चली, लेकिन दुनिया में बहुत सी चीजें कल हो सकती हैं जो कल तक नहीं हुई। पैसे वाला भी मिल जाता है, हाथ से मजदूरी करने वाला भी मिल जाता है। एक बार हमारे सोचने का ढंग और अप्रोच बदलनी चाहिए। हम निरंतर ये सोचते हैं कि कोई हमें पहले दे। फिर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये सच है कि इंजीनियर को काम मिल जाए तो वो बहुत कुछ करेगा, जिनको काम मिल गया है वो क्या कर रहे हैं। जिनको नौकरी मिल गई है वो क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी इंजीनियर नौकरी के बाहर, लाखों इंजीनियर नौकरी के भीतर है, वो क्या कर रहे हैं। लाखों डॉक्टर नौकरी के भीतर है, वो क्या कर रहे हैं। बाहर जो खड़ा है वो कहता है कि मुझे भीतर ले लो फिर मैं कुछ करूंगा, लेकिन भीतर जो कोई सबूत नहीं देते करने का। नहीं, हमारी अप्रोच गलत, हमारे सोचने का ढंग गलत। और फिर सवाल यह है कि काम नहीं है मुल्क के पास, तो मुल्क आसमान से काम पैदा नहीं कर सकता। ये हमें समझ लेना चाहिए कि जितने लोग हैं हमारे पास उतना काम नहीं है हमारे पास। और ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि जितने लोगों को हमने शिक्षित कर दिया है उतने लोगों को हम काम नहीं दे सकते, ये है नहीं। इसलिए इसमें जो बहुत हिम्मतवर हो उन्हें काम लेने से इंकार कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो हिम्मत का प्रयोग करें और नंगे हाथों दिखाएं, खोजें।
ये तो कमजोरों के लिए दफ्तर छोड़ देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जो है वो हिंदुस्तान में बुद्धिहीनों के लिए छोड़ देना चाहिए, बुद्धिमानों के एम्प्लॉयमेंट के बाहर हो जाना चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट छोड़ देना चाहिए। जिनकी थोड़ी भी हिम्मत है और जिनमें थोड़ी भी ताकत है, उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट को हमको छोड़ के बाहर हो जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर मुल्क में ये ध्यान रहे कि सारा मुल्क दुनिया में नई चीजें नहीं खोज लेता, थोड़े से लोग खोजते। आज ये बिजली आपको हवा दे रही, रोशनी दे रही, ये कोई सारी दुनिया की खोज नहीं, मार्क्स ने दुनिया में कुछ नहीं खोजा है, लेकिन एक आदमी बिजली खोज लेता, सारी दुनिया के काम आ जाती। लेकिन जो आदमी बिजली खोज लेता है वो अगर पहले से ही मान के चलता हो कि उसे ये शर्तें पूरी होंगी तब वो खोज पाएगा, तो शायद दुनिया में कभी खोजना हो। ये बड़े मजे की बात है कि दुनिया में आम तौर से अब तक जितनी खोजें की हैं ये उन लोगों ने की हैं जो खोजों की दुनिया से बिल्कुल बाहर। दुनिया के 70% वैज्ञानिक नॉन प्रोफेशनल। जो आदमी केमिस्ट्री का प्रोफेसर है वो केमिस्ट्री में कभी खोज नहीं करता देखा जाता। कोई और आदमी जो केमिस्ट्री की दुनिया से संबंधित नहीं केमिस्ट्री की खोज करता। जो आदमी फिजिक्स का प्रोफेसर है वो फिजिक्स में खोज नहीं करता। जितनी नोबेल प्राइज है वो आम तौर से उस विषय के प्रोफेशनल प्रोफेसर्स को नहीं मिलती, किसी और को मिलती। इसका कारण क्या है? अगर एम्प्लॉयमेंट से कुछ काम बन जाता हो तो बात और होती है, नहीं ऐसा नहीं है। और आम तौर से यूनिवर्सिटीज जो वो मोस्ट ऑर्थोडॉक्स जगह होती है जहां कि हमें सोचना चाहिए ज्ञान की नई खोज होगी, वहां कुछ नहीं होता। ज्ञान की सारी नई खोजें यूनिवर्सिटी के बाहर होती और अक्सर यूनिवर्सिटीज इंकार करती हैं खोजों को स्वीकार करने। दुनिया में बहुत सी खोजें हैं जो 30-30, 40-40 साल रुक के पड़ी रही क्योंकि बुद्धिमान वर्गों ने उनको स्वीकार नहीं किया। उनको किन्हीं ऐसे लोगों ने खोजा जिनके पास कोई पदवी नहीं थी, कोई उपाधि नहीं थी। जिंदगी में जो खोज है वो एक दिशा और एक अप्रोच और एक ढंग की बात, शर्त से कोई खोज नहीं होती। शर्त सदा न खोजने वाले की होती, खोज सदा बेशर्त और अनकंडीशनल। जिन लोगों को खोजना है उन्हें अनकंडीशनली खोजने में लगना चाहिए। और बड़े हैरानी की बात है ये कि अक्सर दुनिया में बहुत बड़ी खोजें भूखे लोगों ने की हैं और जैसे ही उनके पेट भर दिए जाते हैं करीब करीब उनकी खोजें भी मर जाती हैं, क्योंकि जैसे ही वो आराम में हो जाते हैं वैसी खोज की दिशा भी खो जाती है। मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान को खोज में कोई कमी है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत भूखा है। अगर इतनी भूख और इतनी परेशानी भी खोज की प्रेरणा नहीं बनती है, मैं नहीं मानता हूं कि अमेरिका जैसे हम संपन्न हो जाए तो हम कुछ भी खोज करेंगे। जब घर में आग लगी हो तब भी कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो जब घर में आग नहीं लगी होगी तब आप घर के भीतर सोए होंगे, इसकी आशा की जा सकती है, बाहर आप कभी भी नहीं निकलेंगे। इतनी परेशानियों के दबाव में भी हिंदुस्तान के युवक के मन में नई दिशा का ख्याल नहीं। लेकिन ये ख्याल आता है। मैं ठीक ऐसी ही बात एक कॉलेज में बोल रहा था। साल भर बाद दोबारा उस कॉलेज में गया तो एक युवक ने मुझे लाके एक साइकिल के चक्के का नक्शा बताया। उसने कहा पिछली बार आप बोले थे, तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ खोजूं। मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन टूटी फूटी साइकिल तो है ही मेरे पास, जिस पर मैं कॉलेज आता हूं। तो मैंने कहा कि मैं साइकिल के संबंध में कुछ खोज करूं, इसमें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं, इस पर रोज सवार भी होता हूं, इसको ठोक पीट के रोज ठीक भी करता हूं, पुरानी टूटी फूटी साइकिल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आपने मुझे ख्याल दिया तो मैं अपनी साइकिल के वापस सोचने लगा और मुझे एक ख्याल आया कि आदमी साइकिल पर बैठता है तो उसका वजन पड़ता है, इसके वजन का उपयोग साइकिल के चलाने में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वो खोज के पीछे पड़ गया। अब जब मैं दोबारा गया तो उसने मुझे चक्का ला के बताया जो कि आदमी के वजन का उपयोग करेगा साइकिल की गति में। अभी जितना मोटा आदमी हो उतना साइकिल चलाने में मुश्किल होती है, उसकी साइकिल पे जितना मोटा आदमी हो उतनी सुविधा हो। उसने साइकिल के टायर में कई हिस्से कर दिए और साइकिल के ट्यूब को 8-10 हिस्सों में तोड़ दिया है। तो जब एक आदमी साइकिल पर सवार होता है तो नीचे का जो टुकड़ा है रबर का, हवा का जो दबाव है वो पड़ता है उस पर। उस हवा के दबाव की वजह से दूसरी हवा उसमें प्रवेश करना चाहती और साइकिल की गति बढ़ जाती। जितना वजनी आदमी उतनी साइकिल गतिमान हो जाएगी। और साधारणतः जितनी हम साइकिल चलाते हैं उसमें आधी ताकत की जरूरत रहेगी, आधी ताकत शरीर से लग जाएगी वजन। अब इस लड़के के पास कुछ भी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं,
मैंने उस लड़के को कहा कि तू और भी फिक्र कर, तेरे पास जो भी हो उसमें फिक्र कर। अभी वो मेरे पास एक माचिस लेके आया था, जो माचिस उसने और ढंग से बनाई है। माचिस की काड़ी हमें जलानी पड़ती है। ये गरीब लड़का, लेकिन माचिस किसके घर में नहीं, लेकिन अकल चाहिए, थोड़ी बुद्धि चाहिए, थोड़ी सोच की वृद्धि चाहिए। वो एक नई माचिस बना के लाया था जो कि बहुत कीमती। वो माचिस ऐसी है कि उसमें काड़ी को अलग से जलाने की जरूरत नहीं, आप काड़ी को खींचिए वो जली हुई बाहर निकलती, क्योंकि काड़ी की माचिस के भीतर उसने रोगन लगा दिया है और काड़ी बीच में दबी। माचिस खींचिए वो जली हुई बाहर निकलती। ये माचिस वर्षा में खराब नहीं होगी क्योंकि इसका रोगन भीतर, और इस माचिस को अलग से जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माचिस जली हुई बाहर निकलेगी। निश्चित ही इसकी माचिस को जल्दी ही कोई ग्राहक मिल जाए। उस लड़के को मैंने कहा कि तू फिक्र में लगा रहा, जो तेरे घर में है उसी का तू उपयोग कर। अभी उसने एक स्टोव बना के ले आया, घर में सबके स्टोव। ये सवाल नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट हो, ये सवाल नहीं है कि नौकरी हो, ये सवाल है बुद्धि का, ये सवाल है प्रतिभा का। अगर आपके पास प्रतिभा है तो आप रेत से तेल निकाल सकेंगे, अगर आपके पास प्रतिभा है तो पत्थर सोना हो जाए, और अगर आपके पास प्रतिभा नहीं है तो सोना भी मिट्टी हो जाए। अप्रोच बदलने के लिए कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एम्प्लॉयमेंट ना मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एम्प्लॉयमेंट तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सबको मिल सकता नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। अप्रोच आपकी बदलनी चाहिए जिंदगी को सोचने के संबंध में। आप कपड़ा तो पहने हुए हैं, अभी जो युवक आए वो कपड़ा तो पहने हुए हैं, कपड़े के संबंध में कुछ फिक्र कर सकते हैं। खाना तो खाते हैं, खाने के संबंध में कुछ फिक्र कर सकते हैं। पेशाब तो करते हैं, इस पेशाब का कोई उपयोग खोज सकते हैं। बाल तो कटवाते हैं जाके नाई से, कटे हुए बालों की खाद बन सकती है, कुछ उपाय खोज सकते हैं। जिंदगी में आप कुछ तो कर ही रहे होंगे, वहां कुछ और क्या हो सकता है इसकी दिशा में अगर आंखें गड़ी रहे तो आदमी जरूर बहुत कुछ खोज लेते, लेकिन आंखें गड़ी ना हो तो कुछ भी नहीं खोज पाता। और जिन मुल्कों में खोज की दृष्टि में एक सफर में था और एक जापानी गुड़िया मेरे साथ बैठी हुई, मूंगफली उसने खरीदी हुई, वो मूंगफली खाती जा रही थी और छुलके अपने बैग में रखती जा रही थी। मैं थोड़ी देर में हैरान हो गया, क्योंकि मूंगफली के छुलके बैग में किस लिए रख ले? शायद मैंने सोचा कि वो गंदगी नहीं करना चाहती, लेकिन वो छुलकों को इतने साफ करके बैग में रख रही थी कि मुझे शक हुआ। मैंने उससे पूछा ये छुलके किस लिए रख रही? उसने कहा कि इनको रंग के खिलौने बनाए जा सकते। अब जापान में हर आदमी हर चीज का उपयोग करने की फिक्र करेगा। जापान में कचरे में बहुत कम चीजें फेंकी जाएंगी, क्योंकि कचरा भी बहुत काम में आता है। हिंदुस्तान की सड़कें कचरे से भरी हुई, अगर बुद्धि होती है सारा कचरा सोना बच जाए। हम इतनी चीजें फेंक रहे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। ये सारी चीजें रूपांतरित हो सकती हैं, सवाल दृष्टि का है। लेकिन हमारी दृष्टि तो एक है कि कोई और एम्प्लॉयमेंट दे। पहले हम भगवान से मांगते थे भगवान दे, अब हम सरकार से मांगते हैं कि सरकार दे। भगवान तो फिर भी ताकतवर है, सरकार तो बहुत नपुंसक है, इंपोर्टेंट है, वो तो कुछ भी नहीं करता। भगवान से मांगते रहते, वो भी ठीक था, लेकिन इस सरकार से मांगने से नहीं चलेगा। सारा मुल्क मांग रहा है कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन देने वाला कौन? नहीं, मुल्क में कुछ जवानों को हिम्मत करनी चाहिए कि हम देंगे और अनकंडीशनल देंगे, कोई शर्त नहीं रखते। उनके पेट होंगे तो भी खोजेंगे। अगर हम थोड़ी सी फिक्र करें तो किसी भी दिशा में अनंत दिशाएं खुलती चली जाती। आदमी को जानने को बहुत कुछ शेष है और आदमी को खोजने को बहुत कुछ शेष है, और आदमी हर रद्दी चीज को भी क्रियात्मक सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण बना सकता है, लेकिन हमें ख्याल में आ जाए तब, अन्यथा नहीं। सिर्फ आपकी दिशा बदले, इसलिए मैंने ये बात कही है। आप इस दिशा में सोचें, इसलिए ये बात कही। ये सवाल तो बड़ा है और 2-3 मिनट में जवाब देना बहुत मुश्किल पड़े, लेकिन 2-4 बातें मैं कहूँ तो सांझ को सवाल को फिर उठा दूंगा ताकि पूरी बात हो सके। पहली तो बात यह है कि अगर युवक ज्यादा देर तक अविवाहित रहे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ज्यादा देर तक वो बिना प्रेम के भी रहे। अविवाहित रह के भी प्रेम किया जा सकता है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहूं कि वो ब्रह्मचर्य धारण करके रहें, क्योंकि वो नासमझी की बात, कभी लाख में एक आदमी उसे उपलब्ध हो सकता है।
लेकिन आज तो साइंस ने इतने आर्टिफिशियल साधन उपलब्ध कर दिए हैं कि बिना बच्चे पैदा किए प्रेम किया जा सकता है, इसलिए उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात एक मित्र ने पूछी है कि करप्शन बढ़ गया है, करप्शन बढ़ेगा, स्वाभाविक, जहां लोग ज्यादा होंगे और जरूरतें की चीजें कम होंगी वहां करप्शन बढ़ेगा। इस करप्शन को मिटाने का उपाय करप्शन को मिटाना नहीं है, इस करप्शन को मिटाने का उपाय लोगों की जिंदगी में समृद्धि लाना है, और कोई रास्ता नहीं। कोई दुनिया में आदमी बुरा नहीं होना चाहता, बुरा होना सिर्फ मजबूरी से संभव होता है, बुरे से बुरा आदमी भी मजबूरी का फल होता है। अगर लोग चोर हैं, बेईमान हैं, रुश्वतखोर हैं, तो मजबूरियां उन्हें इन सब चीजों के लिए मजबूर कर रही हैं। इसलिए अगर हमने सोचा कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, करप्शन मिटाएंगे, तो सिर्फ बकवास चलेगी, कुछ मिटने वाला नहीं। अगर हम जिंदगी की असली बात को समझ लें कि चीजें कम हैं और लोग ज्यादा हैं, इसलिए भ्रष्टाचार स्वाभाविक, तो भ्रष्टाचार को तो एक तरफ छोड़ो, चीजें बढ़ाने में लग जाओ, भ्रष्टाचार मिट जाए। और उन मित्र ने कहा है कि इतने ज्यादा महात्मा हैं, जहां भ्रष्टाचार ज्यादा होता है महात्मा ज्यादा हो जाता है। असल में भ्रष्टाचारी समाज में महात्मा बढ़ जाते हैं। इसका कारण क्योंकि जहां बीमार ज्यादा होते हैं वहां डॉक्टर बढ़ जाते हैं, जहां चोर बेईमान ज्यादा होते हैं वहां उपदेशक बढ़ जाते हैं। ये प्रोफेशनल संबंध है इनके। अगर गांव में बीमार ज्यादा होंगे तो डॉक्टर बढ़ जाएंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि गांव में इतने डॉक्टर हैं तो बीमार ज्यादा क्यों हैं। बात उल्टी है, गांव में इतने बीमार हैं इसलिए इतने डॉक्टर हैं। इतने महात्मा हैं दुनिया में, इस मुल्क में इतने महात्मा हैं तो इतना करप्शन क्यों है। मैं कहता हूं बात उल्टी है, इतना करप्शन है इसलिए इतने महात्मा नहीं, इनको सुनेगा कौन। जब मुल्क में अनैतिकता बढ़ती है, इमोरलिटी बढ़ती है, तो टीचर्स बढ़ जाते हैं स्वभाव से, क्योंकि वो समझाने लगते हैं कि नैतिक बनो, और नैतिक बनना आसान तो नहीं है, समझाने से तो होता नहीं। इसलिए महात्मा समझाया चला जाता है, और महात्मा अच्छी बातें समझाता था, हम उसके पैर भी पड़ते हैं। हालांकि अच्छी बातों और पैर पड़ने से मुल्क नहीं बदलता। इस मुल्क को महात्माओं की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस मुल्क में महात्मा न हो तो कुछ हर्जाना हो जाएगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि करप्शन के खिलाफ बोलने वाले लोग ना हो। करप्शन तो इतना ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ध्यान रहे, हमारे सब महात्मा एक अर्थ में आउट ऑफ डेट है, और 3-4 हजार साल पुरानी व्यवस्थाओं के दिमाग में सारी दुनिया बदल गई। वो जो समझा रहे हैं वो 3-4 हजार साल पहले ठीक था, अब ठीक नहीं। इसलिए हमारे महात्माओं का जवान से तो कोई संबंध नहीं रह गया। बूढ़े मरे हुए लोग उनके पास सुनते हैं, जिनका एक पैर कब्र में चला गया वो महात्माओं के पास होते हैं, या बेपढ़ी लिखी औरतें होती हैं। हिंदुस्तान के जवान का तो महात्माओं से कोई संबंध नहीं है। हिंदुस्तान के जवान को तो कुछ नई तरह की व्यवस्था और चिंतन पैदा करना पड़ेगा, और नए विचारक पैदा करना पड़ेंगे। हिंदुस्तान के जवान के योग्य महात्मा हिंदुस्तान के पास नहीं है। हिंदुस्तान के जवान के लिए वैज्ञानिक ढंग से सोचने वाले महात्मा चाहिए। अब जैसे कि मैं ये बात कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान में कोई साधु आपसे नहीं कह सकेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ब्रह्मचर्य कभी 1,00,000-2 लाख में एक आदमी के लिए संभव है। और ज्यादा लोग अगर कोशिश करेंगे तो सिर्फ बीमार पड़ेंगे और व्यभिचारी हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। या ये हो सकता है कि मेंटल सेक्सुअलिटी शुरू हो जाए, बॉडी बंद हो जाए और दिमाग में शुरू हो जाए, जो और खतरनाक। मैं आपसे कहता हूं शादी देर से करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपका सेक्स स्टार्व हो, आपके सेक्स को भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो पुराने जमाने की बातें हो गई कि सेक्स से बच्चा पैदा हो जाता था, अब तो कोई जरूरत नहीं। अब हमने सेक्स को, रिप्रोडक्शन को अलग कर लिया है। सेक्स अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग चीज। और बहुत जल्दी, अभी तो हम बिना रिप्रोडक्शन के सेक्स में संबंधित हो सकते हैं, कल बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाएगी कि रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स की बिल्कुल ही जरूरत नहीं रह जाएगी। करीब करीब आ गई है। हम टेस्ट ट्यूब में बच्चे को पैदा कर सकेंगे। बहुत दिन स्त्रियों को बच्चे को पेट में रखने की तकलीफ आगे नहीं झेलनी पड़ेगी। इसलिए अब तो हमारी पुरानी सेक्सुअल मॉरलिटी है, उससे बचाए रखने की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल बेकार। अब तो भविष्य में जो मॉरलिटी होगी हाइजीनिक होगी, सेक्सुअल नहीं होगी। सेक्स का बड़ा सवाल नहीं है, हाइजीन का बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल नहीं कि आपका किस स्त्री से संबंध है, बड़ा सवाल यह है उस स्त्री से आपका प्रेम है या नहीं। पुरानी दुनिया बहुत प्रेमहीन दुनिया थी।
नई दुनिया बहुत प्रेमपूर्ण हो सकेगी। और इसीलिए प्रेमपूर्ण हो सकेगी कि अब सेक्स को हमने बहुत से विभाजन कर दिए।